नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज ये विशेष कार्यक्रम हम बात कर रहे हैं, हमने आपसे कहा था कि हम लगातार महाराष्ट्र पर आपको विशेषज्ञों से मिलवाते रहेंगे। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अविनाश धर्माधिकारी जी। और जैसा कि आप जानते हैं, वैसे धर्माधिकारी जी मेरे बैचमेट भी हैं, लेकिन इनको तत्व ज्ञान बहुत पहले हो गया था, तो इन्होंने 10 साल में ही आईएएस छोड़ दिया था और अब ये पुणे के जाने-माने एक्टिविस्ट कम शिक्षक हैं, तो और विश्लेषक भी हैं, चुनाव विश्लेषक भी हैं, चुनाव इन्होंने स्वयं लड़ा भी है। तो आपका स्वागत है अविनाश जी, जयपुर डायलॉग्स पर। तो अब आप मुझे बताएं कि इस समय महाराष्ट्र चुनाव जो है, ये किस स्थिति में है? आज 3 बजे तक जो भी वापस होने थे नाम, वो सारे वापस हो गए हैं। कुछ बड़े नाम भी हमने सुने हैं कि वापस हो गए हैं। तो अब दोनों की स्थिति आपको क्या लगती है? एक पहले ओवरऑल बताएं, फिर हम स्पेसिफिक्स पर जाएंगे। संजय जी, आपको और हमारे सभी सहयोगी कहता हूं मैं सबको, जो भी जयपुर डायलॉग पर आते हैं, देखते हैं, जिनके विचार में राष्ट्र ही प्रमुख है, सबको नमस्ते भी है। सबके लिए हमें प्रार्थना है और यहाँ होते हुए खुशी भी है और मैं गौरव भी महसूस करता हूँ। अभी अभी 3 दिन तो जयपुर डायलॉग की समिट में ही मैं था और वो एकदम प्रेरणा से भरे हुए सभी दिवस थे। ये जो आपका विचार है हिंदू इकोसिस्टम तैयार करने का, मुझे लगता है वो सफलता उसको मिल रही है, मिलती रहनी चाहिए। धन्यवाद आपको, बहुत से बहुत इसलिए धन्यवाद। हाँ, मुख्य रूप से इसलिए कि जैसा मैंने समिट में भी कहा कि सत्य ही हमारी शक्ति है। तो जी, लोगों के सामने, दुनिया के सामने हमारा जो सनातन सत्य है वही प्रस्तुत करना, उसके आधुनिक अर्थ बताना, इसमें हमारी सफलता भी है, हमारे जीवन की सार्थकता भी है। तो मैं सब खुशी और आपको इस सब काम को मैं अलग नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं मैं भी इस काम का एक हिस्सा हूं। सफलता के लिए सभी शुभकामनाएं हैं। अब जो बहुत बहुत महाराष्ट्र का धन्यवाद आपको। सीन, जी, 4 जून एक निर्णायक दिवस था। 4 जून वो दिन है जबकि लोकसभा के निर्णय निकल आए और मानना पड़ेगा कि उस दिन तो वो शौक था, बहुत बड़ा शौक था। सभी मात्र ओपिनियन पोल नहीं बल्कि एग्जिट पोल भी कह रहे थे कि देश के स्तर पर बीजेपी को 370 से 400 के बीच में सीटें मिलेंगी, उसमें महाराष्ट्र का भी अच्छा सा हिस्सा रहेगा। ये कहा जा रहा था तब कि महाराष्ट्र के जो लोकसभा में 48 सीट है, ये बात हो रही थी कि किसी भी हालत में एनडीए को 32 से कम नहीं मिल सकती है और हर हालत में आघाड़ी को 16 से ज्यादा नहीं मिल सकती है। असल में जो चित्र उस दिन निर्माण हुआ वो उल्टा था। उल्टा। उसको देखते, हाँ, बिल्कुल पक्का उल्टा था। उसको देखते हुए ये तो एक राजनीतिक वास्तविकता है कि उस दिन तो लगा कि अब विधानसभा भी युति के हाथ से करीब करीब चली गई है कि आने बिल्कुल। वाले 6 महीनों में अगर विधानसभा चुनाव है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रोकूं हम्म कि ये हुआ क्यों, ये उल्टा हुआ क्यों? बहुत दुख से भरे हुए कई मुद्दे हैं, लेकिन मैं उसमें नंबर 1 पे रखूंगा कि ये सेल्फ गोल था। ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मार्च अप्रैल यानी चुनाव से चंद महीने पहले 3-4 महीने में दिल्ली में था जी, और वहां कुछ हमारे है सहयोगी मित्र हैं जिनसे बात चल रही थी और ये मैं रिकॉर्ड पर हूं। मैंने उस वक्त मैंने फेसबुक और ट्विटर पर भी दिया कि वरिष्ठ नेताओं में कहीं ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। एक वोटर को प्रिज्यूम करने की जो आदत है, टेकिंग वोटर फॉर ग्रांटेड, यस, विशेषकर उसमें जो कोर वोटर है उसकी तरफ एक तरह से
ध्यान नहीं दिया जा रहा था। कोर वोटर को मैसेज यूं था कि तुम लोग कहाँ जाओगे, तुमने तो हाँ हमें ही वोट हाँ देना है, हाँ तुम हाँ, लोग कहाँ जाओगे। बिल्कुल। ये तो कई जगह मुझे तो ये सब लोगों ने कह दिया, मुझे ध्यान है, जम्मू में एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने तो कह दिया कि तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, तो अब हम्म, बताइए, अब इस तरह की यदि बात होगी तो फिर या, ये लोकसभा के या, पहले की बात है। और हम्म, वो तो आपने सबने सुना ही कि अभी भी संघ की हमें आवश्यकता भी नहीं है। या। 3 बार अगर अध्यक्ष कहता है और उस पर कोई देखते तो नहीं कि कोई कार्रवाई हुई, तो वो एक तरह से मैसेज था। मैं कहता हूं महाराष्ट्र में भी वही हुआ। हम्म उसमें और एक चीज का योगदान और भी हो सकता है। जिस तरह से राष्ट्रवादी का एक गुट अ, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी ने अपने में शामिल करवा दिया। हम्म तब तो ये चित्र था कि 3 दिन पहले खुद प्रधानमंत्री पब्लिकली कह रहे हैं कि एनसीपी करप्ट पार्टी है, डायनेस्टी है, और 3 दिनों बाद एक बड़ा तबका इसमें आके शामिल होता है। ये भी कोर धक्का था और सही तरह से ध्यान नहीं दिया गया। तो एक बड़ा हिस्सा था जिसने कि वोट न करना ही पसंद किया। ये मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। जी हाँ, जी हाँ। पर ये सब है जो बाद में सयानापन आता है, विजडम हम्म आफ्टर द फैक्ट। हम्म कि 4 जून को तो शौक था। मैं ये मुद्दा कह रहा हूं कि हम्म तब जो लगा था कि अब विधानसभा तो गई। चुनावों हम्म का इतिहास ये दिखाता है कि लोकसभा से अगर 6 महीने से कम समय में विधानसभा है तो वो लोकसभा का प्रभाव रहता है विधानसभा पर। या लेकिन कुछ ही दिनों में परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो गया। तब मुझे भी ऐसे लगा, फिर मेरे अपने कॉलम्स में भी मैंने लिखा भी, और ये जहां देने थे मैसेजेस भी दिए कि मुझे लगता है जमीन पर हवा पलट रही। एक तो वो मध्य प्रदेश ने जो सबक सिखाई मामा ने, शिवराज मामा ने, हाँ, लाड़की बहन, ला, लाडली बहन, लाडली बहना, तो हमने यहाँ देखा था। यहाँ हाँ, लाड़की बहन हो गया। हाँ, मध्य प्रदेश में तो उसने परिणाम किया था। मध्य प्रदेश के विधानसभा से पहले जो एक तरह से माहौल किसी इकोसिस्टम ने तैयार किया था कि अब वोटर फटीग है, एंटी इनकम्बेंसी है, और तब तो एग्जिट पोल भी मध्य प्रदेश के लिए दिखा रहे थे कि बीजेपी हार रहा है। लेकिन हाँ, असल वो में तो सही है। और हाँ, बल्कि सभी में, हमारे एग्जिट पोल में भी मध्य प्रदेश में पीछे दिख रहे या, थे। या, ये जो एक आश्चर्य निकल कर आया, उसको उसको देखा गया कि ये मुख्य बदला गया लाडली बहना के कारण। तो महाराष्ट्र ने वो भी अपना लिया। जब से अपना लिया, एकदम जमीनी स्तर से रिपोर्ट आना शुरू हो गया कि वातावरण बदल रहा है। तो आज की तारीख में मैं कहूंगा कि एक तो आघाड़ी को जितना जून में लग रहा था उतना तो चुनाव आसान है नहीं। दूसरी बात है कि युति वापस आ सकती है। मेरा उसका एक वाक्य का वर्णन है, महाराष्ट्र में भी हरियाणा हो सकता है। हरियाणा के मध्य प्रदेश भी हो सकता है। मध्य प्रदेश भी हो सकता है, वो वाली। हाँ, ये तो है। और वैसे इस समय जो है वो फोकस, यद्यपि झारखंड में भी चुनाव है, लेकिन हम्म, झारखंड में तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने का उपाय जो इस समय की सरकार है उसके पास नहीं है। और ये देखा गया है कि जो कांग्रेस की सरकारें हैं या कांग्रेस गठबंधन की सरकारें हैं, वो कम से कम पिछले 15 वर्ष में तो उनका रिकॉर्ड है कि वो दोबारा नहीं आ पाई हैं। यहाँ तक कि आपने मध्य प्रदेश कहा, हरियाणा कहा, हम छत्तीसगढ़ को भूल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल कहा जा रहा था कि ऐसी जबरदस्त प्रो इनकम्बेंसी है साहब, 90 में से 65 सीटें ला के कांग्रेस जीतेगी। हो गया उल्टा। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि जो पोल्स कर रहे हैं ना, पोल्स करते हैं या दिखाते हैं क्या, उनकी जो धारणा है, उनके जो, अगर मैं बायस कहूं या कहीं, वो उस चित्र में आ जाते हैं, या उसका वैज्ञानिक अगर देखना हो तो डेटाबेस कहाँ से ले लिया, बोलने वाले कौन है, वगैरह वगैरह। पर अक्सर ओपिनियन एग्जिट पोल तो दिशा हमको चुका देते हैं।
दूसरी तरफ एक झारखंड के एक मुद्दे का मैं नोट कर रहा हूं अच्छी तरह से। एक तो वहां बीजेपी के नेता खुल के घुसपैठियों के विरुद्ध बात कर रहे हैं, धर्मांतरण के विरुद्ध खुल के चुनाव में वो बात कर रहे हैं। यहां तक कि झारखंड में बीजेपी कह रही है कि हम राज्य के स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। ये एक्चुअली महाराष्ट्र के लिए भी मेरा सुझाव था कि जी। केंद्र में जब चाहे, एक्चुअली मेरी तो धारणा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कल शाम ही आना जरूरी था, यहां तक बात आ पहुंची है। वॉर फुटिंग पे पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। लेकिन जो रास्ता उत्तराखंड ने दिखाया कि अगर केंद्र में आए न आए, देखते हैं वक्फ का क्या होता है, पर जो राज्य के अधिकार के विषय वहां अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दे, तो वो मैंने नोट किया कि झारखंड का बीजेपी कह रहा है। और अभी मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र में अभी तो नहीं कह रहे, अब देखते हैं आने वाले 15 दिन में कौन सी भाषा वो अपनाते हैं। तो आपने जो देखा कि इम्प्रूवमेंट हुआ ग्राउंड पे, मेरे विचार से जैसे हरियाणा में आरएसएस जो है वो बिल्कुल छोटी-छोटी टोलियाँ बनाकर और ग्राउंड लेवल तक जैसे वो काम करता है आरएसएस, वो लगा, जो कि लोकसभा में बिल्कुल अदृश्य थे वो लोग। मेरे विचार से महाराष्ट्र में भी अदृश्य थे, उत्तर प्रदेश में भी अदृश्य थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो मैंने बहुत इसकी पड़ताल की तो यही मिला। और जब मैंने इसकी भी पड़ताल की, क्योंकि जो मेरा अनुमान था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वो गलत आया था। तो उस समय जब पड़ताल की, तब ये पता लगा कि वही जो छोटी-छोटी टोलियों वाला वहाँ पर सामंजस्य था। और जो लोकल जैसे शिवराज जी थे या वहाँ पे ओम प्रकाश माथुर वहाँ के इंचार्ज थे, उन्होंने संघ को एक्टिवेट करके रखा और पूरा का पूरा जो परिणाम जो प्रत्याशित था, उसको पलट दिया और अप्रत्याशित परिणाम ले आए। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि अप्रत्याशित परिणाम आ सकता है, यानी कि जैसा कि आशा थी, आपने स्वयं कहा कि लोकसभा के बाद लग रहा था कि भई हारेंगे निश्चित महायुति वाले। अब ऐसा क्या किया है जो कि वातावरण में परिवर्तन आया है? पहले वातावरण की बात करेंगे, फिर मुद्दों की बात करेंगे और उसके बाद फिर जो पोल मैकेनिक्स होती है उसकी बात करेंगे। जी। वो जो लोकसभा को मैंने सेल्फ गोल कहा, उससे जो सीख लेनी थी, तो मुझे लगता है कि अब राज्य के स्तर पर भी वो सीख उन्होंने नेताओं ने ली है। मुख्य रूप से कहें तो ये जो अनबन थी संघ और बीजेपी के बीच में, मुझे लगता है अब वो नहीं है। और जो संघ और पूरे परिवार का एक अपना काम का तरीका होता है, शांत रूप से पर्दे के पीछे रहते हुए वो जब सब काम चलाएंगे, वो महाराष्ट्र में भी जारी है और उसका परिणाम देखने को मिलेगा। 20 नवंबर को वोटर घर से निकल आएगा। 20 नवंबर को वो छुट्टी नहीं समझेगा, या मन में जो भी अ, कुछ शिकायतें हैं, अगर वो बतानी भी हो तो नेतृत्व को बताएगा, लेकिन 20 नवंबर को वो वोट करेगा। इसलिए एक तो है कि जमीनी स्तर पर ये अनबन दूर हो गई और साथ में काम कर रहे हैं। जी हाँ। दूसरा है कि इट इज कॉल्ड प्लेइंग योर कार्ड्स करेक्टली। हुँ, ये हुँ। बहुत मायने रखता है कि प्लेइंग देयर कार्ड्स। तो मुझे लगता है कि युति प्लेइंग इट्स कार्ड्स करेक्टली, वो यहां तक आएगा कि जो सीटों का शेयर है, उस पर जो खींचातानी चलती रहेगी क्योंकि जनतंत्र है। लेकिन कुल मिला के ये सीन है कि युति ने वो ठीक से कर लिया है। पर बंडखोरी विद्रोह ज्यादा आघाड़ी में हुआ, उनसे मैनेज नहीं हो रहा है। फिर कह रहे हैं कि मित्रता के कहीं कहीं चुनाव हो जाए, माने ये आपस में झगड़ेंगे। तो कुल मिला के सीन ये सामने आ रहा है कि आघाड़ी में अभी अनबन बनी हुई है, पर युति ने वो अ, समाते हुए, वो सब दूर करते हुए एक साथ काम में वो लग गए हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 2-3 दिनों में मैनिफेस्टो कार्यक्रम भी सामने आ जाएगा, तो उससे और भी अ, उत्साहपूर्ण वातावरण तैयार हो जाएगा। और ये जो एक वातावरण बनाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपके कांग्रेस गठबंधन के लिए, जहां उन्होंने पब्लिकली कर्नाटका में ये कह दिया कि तुम लोग इस तरह की गारंटी दे देते हो, बताइए हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो और ये जो पूरी नहीं कर पाते हो वगैरह वगैरह। तो इसका कुछ
इसकी कोई प्रतिध्वनि दिखाई पड़ रही है क्या? दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र में वो प्रतिध्वनि दिखाई पड़ ही रही है। एक वो लाडली बहना पर भी ऑब्जेक्शन था कि ये हुँ, बजट में कैसे आएगा या उससे क्या राज्य का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र की वो आर्थिक शक्ति है, इसलिए अभी तो लाडली बहना भी अच्छी तरह से काम कर रही है। उल्टे आघाड़ी विशेषकर कांग्रेस की तरफ से वातावरण तैयार हो गया कि जैसे वो अगर वो सत्ता में आएंगे तो लाडली बहना हटा देंगे वो। तो हुँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो वाक्य है उसका महाराष्ट्र पर आघाड़ी के विरुद्ध परिणाम दिखाई दे रहा है। एक और बात मैं कह रहा हूं, उसकी गंभीरता को देखते हुए मुझे ये कहना मैं जरूरी समझता हूं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यहाँ पुणे से पास में एक तीर्थ है, रांजणगांव नाम है वो। महाराष्ट्र में जो 8 गणपति के स्थान है मुख्य, अष्टविनायक कहते हैं उसको। जी। तो कुछ दिनों पहले रांजणगांव में 21 बांग्लादेशी पकड़े गए। फिर उनकी जो डोर है वो यहाँ पुणे तक आ पहुंची हुँ, और हुँ, एनआईए ने एक एक्शन लिया कि पुणे में एक कोंढवा रीजन है जहां की अक्सर इस्लामिक आतंकवादी आते हैं, पकड़े गए हैं। वहां एक टेलीफोन एक्सचेंज चलाया जा रहा था। 3,500 इलीगल कनेक्शंस थी और उसका बिल्कुल उसका रिश्ता, उसका जो संबंध है पहुंचता है आतंकवादी कार्रवाइयों की तरफ। तो एक हुँ, तरह हुँ, से ये जो घुसपैठ ही है और कहीं कोशिश है कि डेमोग्राफिक बैलेंस बदल दे, हुँ, चुनिंदा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का अगर डेमोग्राफिक बैलेंस बदल दे तो मुझे लगता है कि वो मैसेज अब पहुंच रहा है। वो मैसेज वोटर तक पहुंच रहा है कि इसमें कितना बड़ा डेंजर महाराष्ट्र को भी है, पूरे देश को भी है कि ये 21 कहां से आ गए। उन्होंने रांजणगांव माने जो हिंदुओं का तीर्थ है वही क्यों चुन लिया, और उनको फिर मदद करने वाली कई शक्तियां, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास रेशन कार्ड होते हैं, तो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं या फेक आधार कार्ड और फेक टेलीफोन एक्सचेंज चलाए। मुझे लगता है कि अभी परिणाम वोटिंग पर होने वाला है। जी। और ये जो वक्फ बिल का जो चल रहा है, इसका कर्नाटक में तो हम देख रहे हैं, कर्नाटक पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र का, विशेषकर पश्चिम महाराष्ट्र के और मराठवाड़ा से लगते हुए जो क्षेत्र हैं कर्नाटका से, तो वहाँ पर जो ये वक्फ का आतंक हुआ, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी देखने को मिला, उतना नहीं क्योंकि यहाँ पर सरकार दूसरी है। लेकिन वहाँ पर जो आतंक देखने को मिला और जिसको फिर विरोध के चलते सिद्धरमैया जी को अपने कदम वापस खींचने पड़े, उसकी कोई प्रतिध्वनि है? एक्चुअली उधर केजरीवाल से लेकर हुँ, महाराष्ट्र में जो अपने आप को मुस्लिमों के नेता कहलाते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड और व्हाटएवर, हाँ, हुँ, हुँ। उसमें से एक ने कहा भी है कि अंबानी का घर, मुंबई में जो अंबानी का घर है वो हाँ, वक्फ वो की जमीन पर कौन है। था वो रंगरेज़ क्या-क्या नाम है उसका देख तो जितना कर्नाटक में उस पर गड़बड़ जारी है या किसी हद तक तमिलनाडु में हो रहा है, उतना महाराष्ट्र में है नहीं। लेकिन जागृति तो आ रही है कि वक्फ में बहुत ही ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, उनको नियंत्रित करना जरूरी है। अभी मैं जज करने की कोशिश कर रहा हूं कि उसका महाराष्ट्र के चुनाव माने वोटिंग बिहेवियर, मतदाता का उस पर क्या परिणाम होगा, ये थोड़ी और आने वाले दिनों में देखने वाली बात हो रहेगी। अच्छा, और जो ये जो मराठा आरक्षण वाला जो विषय जो था, हम्म। जो काफ़ी मुखर था लोकसभा चुनाव के समय, अब विधानसभा में वो कितना प्रभावी रहेगा? एक इसमें थोड़ी नोटवर्दी बात यह है कि एक ही बार जब मराठा आरक्षण मिला और वो यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट तक तो वो टिका, उस पर जो हुआ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो जो था, तब
बीजेपी और पहले शिवसेना की सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। इसको जिस हद तक ठीक से बताया जाएगा तो वो तय करेगा कि महाराष्ट्र का जो जात के अर्थ में मराठा, मुझे हर वक्त इसको वेदना होती है एक्चुअली। ये जो शब्द है ना मराठा, गौरवशाली शब्द है एक्चुअली। हमारे मराठा राष्ट्रगीत में साम्राज्य भी रहा है हमारा, हाँ, हिंदवी हाँ, हिंदवी स्वराज रहा है। बिल्कुल, या और यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रगीत में भी उल्लेख पंजाब सिंध गुजरात मराठा है। मराठा। तो जब कभी ये कोशिश जारी रहती है कि इसको मात्र एक किसी जात से जोड़ा जाए, और विशेषकर इस संदर्भ में कि जैसे ये दूसरे किसी जात का द्वेष करते हैं, तो मुझे निजी भी वेदना होती है, गहरी वेदना होती है कि उस शब्द में वो अर्थ है नहीं। तो जो मनोज जरांगे पाटिल की मांग है, संवैधानिक तौर से देखें तो उसमें मुख्य मुश्किल है 50% का लिमिट है। अब महाराष्ट्र के जो जानकार हैं, जो ठीक मार्गदर्शन देश को, समाज को करते हैं, उन्होंने तो ये बता दिया कि जब तक ये नहीं होता है आरक्षण मिलना मुश्किल है। अब एक तरफ से अगर जरांगे पाटिल इस बात पे पक्का रहेगा कि नहीं ओबीसी से ही आरक्षण चाहिए, तब तो फिर वोट का ध्रुवीकरण हो रहा है और फिर पूरा ओबीसी युति की तरफ जाएगा। और मैं ये भी पक्का बता रहा हूं कि इस तरह की जो जात पात की राजनीति है वो महाराष्ट्र का मराठा समाज भी पसंद नहीं करेगा। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा जिसको इस तरह का मंजूर नहीं है। एक तरह से महाराष्ट्र की जो सामाजिक रचना है उसमें जो अगर जात के अर्थ में मराठा देखें तो नेतृत्व उनको होता है और इसको एक समाज में मान्यता है। और फिर मराठा माइंड जो है ना उसकी भी सीख है कि सबको साथ में लेके चलना है। तो एक सब्सटेंशियल हिस्सा रहेगा जो इस तरह की जात पात की बात पे नहीं चलेगा। तो जैसे अब और छत्रपति भी, लेके चलते थे। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये तो शिवाजी महाराज की ही विरासत है। और इसलिए जो नेता अगर समझेंगे तो वो जिम्मेदारी भी मानते हैं कि मेरा पूरा गांव मुझे साथ में लेके जाना है। तो इस तरह का ये जो जात पात की नीति है महाराष्ट्र में काम नहीं करेगी। लोग कहते हैं कि ये कार्यक्रम जो है ये जात पात का और पूरी तरह से ब्राह्मण विरोध, पेशवा ब्राह्मण थे, मराठा नहीं थे, ये सारा काम जो है वो शरद पवार ने चालू किया है। और पूरे सम्मान के साथ ये कहना पड़ेगा कि मैं लाइन निकालता हूं 10 जून 1999 को। वो तब है जब शरद पवार को कांग्रेस से बाहर निकलना पड़ा था। राजनीतिक दृष्टि से तो ये सही है कि अगर उसके बाद वो कांग्रेस में रहते तो उनका वही हाल होता जो यशवंतराव चव्हाण साहब का उनके जीवन के आखिरी चंद सालों में हुआ। तो शरद पवार बाहर तो निकल गए, तब उनके सामने एक राजनीतिक प्रश्न था कि अब बेस क्या रहेगा, पॉलिटिक्स का, राजनीति का बेस क्या रहेगा। तो मुझे लगता है तब से उन्होंने ये जात पात की भी राजनीति और विशेषकर मराठा और मुस्लिम को साथ में जोड़ दो, और हो सके तो फिर मराठा मुस्लिम दलित इनको साथ में लेके, तो बाद में उनकी सारी राजनीति उस दिशा में चली गई है। एक्चुअली उसके बाद 3 बार तो सरकार उन्हीं की थी महाराष्ट्र में, 3 बार सरकार उन्हीं की थी, पर मराठा समाज को आरक्षण वो नहीं दे पाए। ये भी सवाल यहाँ के सार्वजनिक जीवन में शायद ही कोई पत्रकार शरद पवार को पूछते हैं कि 1978 में जब मंडल आयोग था और काम कर रहा था, तब तो शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, चाहते तो तभी वो मराठा समाज को ओबीसी में डाल सकते थे, वो नहीं किया। उल्टे यह है कि जो अन्ना साहेब पाटिल नाम का नेता थे वो कह रहे थे उस वक्त, उनको ध्यान में नहीं लिया गया, तो उन्होंने तो निराशा में खुदकुशी कर ली। इसलिए बाद में उनके नाम से एक महामंडल है अभी। और फिर 1993 का भी एक जीआर स्टेट का, महाराष्ट्र का, उसमें महाराष्ट्र के कौन से तबके, कौन से सामाजिक हिस्से ओबीसी में देना है। तब भी शरद पवार ही मुख्यमंत्री थे,
तब भी उन्होंने मराठा समाज को ओबीसी में नहीं डाला। तो अभी ये बहुत ही दुखद, मैं कहूँगा उसको, मुख्य मेरी भावना है कि ये दुखद है। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र का मुख्य काम है पूरे देश के लिए काम करना है। ये मात्र मैं भावनिक या पोएटिक नहीं कह रहा हूँ। यहाँ तक है कि जो देश के सामने समस्याएं होंगी उसका चिंतन करके, नीति तय करके, उसके कार्यक्रम महाराष्ट्र में, ये कल परसों तक महाराष्ट्र में हुआ करता था। लेकिन इस महाराष्ट्र को सामाजिक दृष्टि से जिस तरह से तोड़ के रखा है, तनाव निर्माण हुए, मेरा काफी प्रवास चलता रहता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सामाजिक तनाव एकदम जमीनी गांव के स्तर तक पहुंचे और हर गांव में कि मराठा कार्यक्रम में ओबीसी नहीं जाएगा, ओबीसी कार्यक्रम में मराठा नहीं, यहां तक कि संतों की परंपरा है सभी जातियों को जोड़ने की। तो महाराष्ट्र में कीर्तन होता है संतों का, तो मैंने अपनी आंखों से सुना किसी एक जात का कीर्तनकार कह रहा है कि वो दूसरे जात वाले हमारे कीर्तन में नहीं आने चाहिए और हम उनके कीर्तन में नहीं। तो भाई उनको संतों की क्या सीख समझ में आई? तो ये है महाराष्ट्र का, मैं वेदनादायी कह रहा हूं, ये बहुत वेदनादायी चित्र है। और इस चुनाव को ये तय करना है कि इस वेदना का क्या करना है। मैं समझता हूँ इस वेदना का एक सृजनशील क्रिएटिव रूपांतरण रहेगा शांति से, ईवीएम के द्वारा। जब वोटर क्लियरली बात की ये भावना हम नहीं कबूल करेंगे, मान्य करेंगे, और उस हद तक योगी जी ने तो मंत्र एक दे दिया, उसका भी परिणाम दिखाई दे रहा है। ये अच्छा, जो वो दिखाई दे रहा बटेंगे है? तो हाँ, यस, बिल्कुल। ये जो उसने हरियाणा में भी जादू किया और यहाँ हाँ। महाराष्ट्र में भी जादू करना दिखाई देना शुरू हो गया है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बिल्कुल दिमाग में उतर रहा है मतदाता के। आपने जो संत परंपरा की बात कही वो तो बहुत बड़ी बात है, चाहे संत एकनाथ हों, चाहे संत ज्ञानेश्वर हों, संत नामदेव हों, चाहे समर्थ संत समर्थ जी हों, रामदास। ये रामदास जी, समर्थ रामदास जी, तो इन सबका एक ही आदर्श सदा रहा है और सारा यही दिखाई देता है, उनके जीवन चरित्र में यही दिखाई देता है कि वो सभी को एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। लेकिन हमारे शरद पवार के संभाजी ब्रिगेड ने तो समर्थ गुरु रामदास जी के विरुद्ध एक पूरा या, दुष्प्रचार ही किया। किया। वो निरी ब्राह्मण द्वेष की राजनीति का हिस्सा है। उस पर भी मेरा विश्वास है कि वो काम नहीं करेगा। जिनको लगता है उनका राजनीतिक स्वार्थ है ब्राह्मण द्वेष में, वो अपने रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन ये भी काम चलेगा। मैं एक अनुभव बता रहा हूं। जी। राजमाता जिजाऊ के जो वर्तमान वंशज हैं उनसे मेरा निजी अच्छा रिश्ता, उसमें से एक अभी चंद महीनों पहले चले गए, वो एक आश्रम में रहा करते थे, और दूसरे तो अभी हैं। वो भी खुद बताते हैं कि इस तरह से जात पात पर समाज को तोड़ना, किसी एक जात विशेषकर ब्राह्मणों के प्रति इस तरह का द्वेष निर्माण पसंद नहीं है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मराठा समाज का भी एक बड़ा हिस्सा ये मान्य नहीं करेगा। पर शरद पवार और उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने तो ये राजनीति चलाई है, तो पक्की बात है। पर संभाजी ब्रिगेड ये अभी ऐसा नहीं है कि मोनोलिथिक है। एक तो जो पहले मराठा सेवा संघ हुआ करता था उसमें भी एक फूट पड़ी। वो इसी बात को लेके कि उसमें जो एक अच्छे विचारी, मैं नाम से बता रहा हूँ, शशिकांत पवार जी थे, उन्होंने इस तरह के द्वेष का विरोध किया। तो मराठा सेवा संघ भी दो हिस्सों में बंट गया। जो एक हिस्सा कह रहा था कि इस तरह की द्वेष की नीति नहीं चाहिए, और आगे चल के संभाजी ब्रिगेड के जिनको राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, एक्चुअली जी हाँ। पर्सनल लेवल पर वो मेरे मित्र भी हैं, पर हम्म। वो दूर हो गए संभाजी ब्रिगेड से। वो चुनावी राजनीति में जाना चाहते हैं। तो फिर हम्म। चुनावी राजनीति की गेम ही यही है कि अगर इस हम्म। तरह से किसी एक ही जात की बात करोगे तो बात दूसरी
दूसरा सभी हिस्सा तुम्हारे खिलाफ एक साथ हो जाएगा, तो तुमको तो सबको साथ में लेना ही है। और एक अच्छा मैं तो आकलन बता रहा हूँ। हाँ। आई होप दिस हेल्प्स, हमारी चर्चा में, हुँ, हमारी हुँ, चर्चा समृद्ध करने में वो अ, योगदान देगा। एक तरह से राजनीतिक चित्र बहुत ही बिखरा हुआ है, ये मैं कह रहा हूँ। ये भी मेरी वेदना है कि महाराष्ट्र का राजनीतिक चित्र बिखरा हुआ है। एक तरफ बीजेपी है, मेरे आकलन में आने वाले विधानसभा में बीजेपी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनकर उभर कर आएगी। दूसरी तरफ शिवसेना के अब 2 हिस्से बन चुके, एनसीपी के 2 हिस्से बन चुके, फिर कांग्रेस है, फिर वहां मनसे के रूप में राज ठाकरे फैक्टर भी है, फिर प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी भी है, फिर हर पार्टी में विद्रोह का रोग है, तो अपक्ष के रूप में भी खड़े, तो एक बिखरा हुआ चित्र है। वेदना के साथ ये चित्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे चित्र में जिनका वोटर बेस पक्का रहेगा, कमिटेड रहेगा, उनकी जीत होने की संभावना ज्यादा है। तो ये तो निश्चित है कि पक्का वोटर बेस बीजेपी का है, पीछे संगठन है, और अगर लोकसभा के वक्त संघ और बीजेपी में अनबन हुई तो अब वो दूर हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक चित्र भी पलट गया है। इसलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र में भी हरियाणा हो सकता है। जी। अब थोड़ा जो है जो पोल मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं, जो प्योर पोल मैकेनिक्स होती है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा में यद्यपि 30 और 17 का आकलन था, एक जो इंडिपेंडेंट था वैसे वो भी कांग्रेस का ही था और वो कांग्रेस वर्सेस शिवसेना हो गया था आपका सांगली का शायद। तो जो वोट डिफरेंस था वो तो बहुत कम था, या लेकिन ये भी आश्चर्य की बात इसलिए है क्योंकि 2019 से यदि तुलना करें तो महायुति को काफी लॉस हुआ, वोट शेयर में भी हुआ और सीटों में तो हुआ ही हुआ। और जो हम देखते हैं कि आपकी विधानसभा सेगमेंट वाइज देखते हैं तो अंतर इतना अधिक नहीं दिखाई पड़ता है। वो अंतर जो है वो लगभग मेरे ख्याल से 156 127 इस तरह का लगभग 30 के आसपास का अंतर है। तो 30 के आसपास का अंतर मतलब हुआ 5 का ही, इक्वल टू 5 लोकसभा। तो यदि वोट शेयर सेम रहता है, यदि वोट शेयर सेम रहता है तो भी कांटे की लड़ाई है। ये जो 156 127 है, ये पलट सकता है, एग्जैक्टली ये फिगर पलट सकती है। अच्छा। लोकसभा का भी अगर देखें, नेट हम्म, वोट डिफरेंस 0.2% का था, नेट, हाँ नेट मैं कह रहा हूँ 0.2। हम्म, हम्म, और 22 ऐसे थे लोकसभा के, हाँ 22 कि अगर 5,000 वोट भी इधर से उधर हो जाते तो वो हम्म, निर्णय बदल सकता था। तो तब है, एक बात जाहिर है कि मुख्य रूप से मुस्लिम वोटर ने स्ट्रैटेजिक वोटिंग किया। ये जो देश की सच्चाई है, महाराष्ट्र हम्म, में भी है। और वो हम्म, दिखाई देता है कि महाराष्ट्र के जहां-जहां मुस्लिम वोट अ, का परसेंटेज है, उन्होंने स्ट्रैटेजिक करके फिर परिणाम निकल आया कि नहीं तो जहां बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता था, वहां मुस्लिम वोट के आधार पर आघाड़ी का कैंडिडेट जीत गया। पर यह भी हम्म, लेसन अब पहुंच चुका है। इसलिए जो लोकसभा में 156 127 था आघाड़ी के फेवर में, तो विधानसभा के आते-आते पलट सकता है युति के फेवर में। और ऐसा वातावरण तो मुझे तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे वो आपके धुले पार्लियामेंट्री हम्म, कॉन्स्टिट्यूंसी का एग्जाम्पल है कि 6 में से 5 में टोटल 1,93,000 की लीड लेके भी या, अकेले मालेगांव सेंट्रल के चक्कर में मालेगांव, हार गए वो 2-3 हजार या, वोट से। या। और एक दो जगह है, भिवंडी वाला है, हम्म, और एक दो जगह जहाँ की स्ट्रैटेजिक वोटिंग ने थोड़ा डिफरेंस करवा लिया, बट वो भी मैसेज अब पहुंच चुका है। मैसेज पहुंच चुका है, लोग सावधान हैं हम्म, और बटेंगे तो कटेंगे इसका मैसेज भी पहुंच चुका है।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये जो सीट शेयरिंग हुई है, ये सीट शेयरिंग जो दोनों पार्टीज में हुई है, महायुति में तो कोई विशेष विवाद नहीं रहा, लेकिन महायुति में एक बात ये देखने में आ रही है कि यद्यपि 148 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त उसके 10 सदस्य जो हैं वो लड़ रहे हैं शिवसेना, शिंदे सेना से, और 5 लड़ रहे हैं अजीत पवार की एनसीपी से। तो ये क्या स्ट्रैटेजी है? मुझे याद है शाइना एनसी जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, वो शिवसेना के टिकट पर वहां से लड़ रही है। तो ये मैथमेटिक्स है, ये इसकी मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि मेरे पास जानकारी है, लेकिन युति में आपस में जब भी चर्चा हुई तब ये हो सकता है कि ये हुई कि आंकड़ों के हिसाब से देखे तो चलो ये तो वी हैव अ फेस टू प्रेजेंट, लेकिन असल में उनके टिकट पर लड़ेंगे बीजेपी के ही। ये डायनामिक्स अभी भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जानते हुए 10 शिंदे शिवसेना के और 5 अजीत पवार की तरफ से ये उन्होंने भी क्यों मान्य कर लिया। ये मुझे लगता है ये जो अंदरूनी पर्दे के पीछे चलती रहती है खींचातानी, उसमें तीनों गुटों ने सूझबूझ दिखाई कि चलो प्रस्तुत करने के लिए आंकड़े ये रहेंगे, लेकिन बीजेपी के 10 और 5 हमारी। ये मेरा आकलन है, ये इसका मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि मेरे पास कोई जानकारी है। शायद 2-3 दिनों में मैं पता कर लूँ। अच्छा क्योंकि ये एक्चुअली इससे 2 संकेत आते हैं। एक तो ये संकेत आता है कि भई तीनों में बहुत अच्छा सामंजस्य है। लेकिन साथ में ये भी देखते हैं कि साहब की 2 सीटों पर मुंबई में आमने-सामने है शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली और एनसीपी अजीत पवार वाली, और वो दोनों मुस्लिम सीट्स हैं। नवाब मलिक को लड़ाया गया। लोगों का ये भी कहना है, जो मेरे सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि साहब के नवाब मलिक को तो सोच विचार के लड़ाया गया और वहाँ पर ये पूरी इनकी मिलीभगत है। नवाब मलिक का दामाद और मर गया तो उसको और थोड़ी-सी मेरे ख़्याल से सहानुभूति मिल जाएगी, और साथ में उसकी बेटी को भी लड़ाया गया, उसके सामने भी शिंदे का कैंडिडेट खड़ा हुआ है। ये क्या है? एकदम निजी रूप पे मैं कहूंगा जो हो रहा है सही हो रहा है। फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा, ये जो हो रहा है सोच समझ के, पर जो हो रहा है सही हो रहा है। अच्छा, अब ये पुणे क्षेत्र में और जो पश्चिमी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एकनाथ शिंदे की बहुत अधिक उपस्थिति नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे बारामती में फिर से शरद पवार ने अजीत पवार के भतीजे को खड़ा कर दिया सामने। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब कि अगर अजीत पवार हार गए, तो फिर अजीत पवार के जितने भी कैंडिडेट जीतेंगे वो शरद पवार के साथ चले जाएंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? बीच में मैंने एक मराठी कविता लिखी थी, अभी भी मुझे अगर कविता होती है तो मराठी में होती है, लेकिन उसका हिंदी रूपांतरण का अर्थ ये होगा कि हर किस्म की भाग दौड़ जारी है और कौन कहाँ जाएगा इसका कोई ठिकाना ही नहीं है, जिसका हर किसी का अपना अपना आकलन होगा। मुझे तो कई बार लगता है शिवाजी महाराज के उदय से पहले भी जिस किस्म की राजनीति थी महाराष्ट्र में, ये हर सरदार अपने घोड़े और सैनिक लेके आज कोई आदिल शाह की तरफ रहेगा तो कल कुतुब शाह के पास चला जाएगा, परसों मुगलों के पास चला जाएगा। तो उसमें जो शिवाजी महाराज ने भी परिवर्तन किया, लेकिन अभी राजनीति का चित्र कुछ इस तरह से ही है। ये इंदापुर जो कि बारामती के पास में है, हर्षवर्धन पाटिल मेरा मित्र है, मैं वैयक्तिक स्तर पर कह रहा हूं मेरा मित्र है, ओके, पर अभी कोई पार्टी बची नहीं जो जिसमें वो कभी गया नहीं। मुझे तो लगता है क्या उसे खुद याद रहेगा कि आज मैं किस पार्टी में हूँ। पर उनका जमीनी स्तर पर जो आकलन रहता है कि अभी हवा किस दिशा में बह रही है। तो जब कुछ दिनों पहले लगा कि हवा
आघाड़ी की दिशा में बह रहे लोकसभा के बाद तो हम्म, बहुत भगदड़ मची थी कि शरद पवार के साथ चले जाए। फिर हम्म, हवा पलटने लगी, अब फिर पलट रही है। तो हर हम्म, जगह से हर जगह पे भाग रहे हैं जिनको महत्वाकांक्षा रहती है और लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने तैयार की है, नर्चर की है, नेम रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन। अगर मुझे टिकट दोगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं दूसरे गुट में जा रहा हूँ। और हर हम्म, गुट उम्मीदवारों की प्रतीक्षा में भी है। तो ये तो हम्म। भागदौड़ हर किस्म की है, मुझे लगता है कि लोगों ने इसको नकारना चाहिए। ये जो तो हर्षवर्धन जी अभी तो शरद पवार की तरफ से लड़ रहे हैं। है, लेकिन वहां संकट में है। अभी खुद अच्छा। शरद पवार का जो ओरिजिनल एनसीपी था, वहां से हाँ। पक्का विरोध है। एकदम जमीनी स्तर पर तो मैं तो नाम तक जानता हूँ, उन सभी लोगों के नाम तक कि हर्षवर्धन की सीट डेंजर में है, खुद अपनी सीट भी डेंजर में है। अभी वो सिटिंग एमएलए। या हाँ, सिटिंग एमएलए है। अच्छा, अच्छा। ये तो बारामती प्रॉपर का मतलब बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी के आती है इंदापुर तो। लोकसभा वाली, उसमें एक लोकसभा इंदापुर में। सेगमेंट, हाँ, इंदापुर हुँ, असेंबली सेगमेंट है। हाँ, इंदापुर, दूसरी बात, बारामती। पश्चिम महाराष्ट्र में हुँ, कभी-कभी कुछ लोगों ने शरद पवार को कहा 3.5 जिलों का नेता, ऐसा शब्द उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल बेस अगर शरद पवार का है भी तो वो मुख्य रूप से पश्चिम महाराष्ट्र के हुँ। 3.5 जिलों में भी में है। हाँ, लेकिन साढ़े अभी 3 जिस मतलब आधा हाँ, कौन-सा ऐसा है, पुणे? आधा वो सोलापुर कहेंगे। अच्छा। आधा वहाँ सोलापुर। जो बहुत पावरफुल फैमिली है, वो हाँ। कभी कांग्रेस के साथ रहती है, कभी राष्ट्रवादी के साथ जाती है, बीच में कभी बीजेपी के साथ थे। ये चलता रहता है। ये इस किस्म की जो मैं कहूँगा तत्व शून्य राजनीति है कि कुछ इसमें मैंने कहा कि राजनीति एक सरोपा है, उपर्ण मराठी में, हुँ, कि कल भगवा क्या मुझे टिकट नहीं मिल रहा है तो चलो ये निकाल के मैं तिरंगा पहनूंगा, तो ये निकाल के मैं नीला पहनूंगा और जो भी है, तो ये एकदम तत्व शून्य हूँ। मेरा पक्का कहना है कि वोटर ने इस किस्म की राजनीति को नकारना ही चाहिए। ये तो पश्चिम महाराष्ट्र में जैसा कि चूँकि मैं तो दूर से देख रहा हूँ, मुझे इतना अंदरूनी ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि साहब कि ये जो पश्चिमी महाराष्ट्र में जो पावरफुल फैमिलीज़ हैं, वो हम्म, चुनाव का जो परिणाम है वो निर्धारित करती हैं। और ये कह रहे हैं कि साहब कि अजीत पवार ने जिनको टिकट दिया है उसमें बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जो वहाँ की फैमिलीज़ हैं। तो इसमें कितना दम है? दम है। अ, अच्छी हो या बुरी हो, पावरफुल फैमिलीज हैं, उनकी हुँ, एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमि भी है। फिर मैं कहूँगा दुःख की बात है कि हर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 2 पावरफुल फैमिलीज हैं। इसलिए उनका आपस में भी अनबन रहती है, तो तुम अगर एनसीपी के साथ गए तो मैं बीजेपी के साथ जा रहा हूँ, और अगर मैं एनसीपी के साथ गया तो तुम बीजेपी। आखिर में जमीन पर जो लड़ाई आती है, वो हुँ, उनकी जो वहां की सत्ता रहेगी, उनका मास बेस रहेगा, उनका कमिटेड वोट, वो लेके वो कहाँ जाना है, तो ये तो सच्चाई है। पर हुँ, जो लोकसभा में हुआ कि हुँ, अजीत पवार को लोकसभा में एक ही सीट मिला, हुँ, और वो भी उसका ना अजीत पवार से संबंध है, न किसी से। वो रायगढ़ में सुनील हुँ, तटकरे उसके अपने बलबूते पे जीता है, उसका हुँ, अपना जो वहां बेस है उसके। तो ये हुँ, मुझे लगता है अजीत पवार के राजनीतिक भवितव्य को एक चुनौती थी, और उसमें अगर कुछ सीख लेनी है तो इस बार अजीत पवार ने तो कम सीटें मान्य भी की हैं, हुँ, उसमें भी 5 बीजेपी को दे दी है। और ये हुँ, जो जमीनी स्तर पर पावरफुल फैमिलीज हर जगह पे रहेंगी, हुँ। उनको उन्होंने बढ़ावा दिया है। ये अस्तित्व की लड़ाई है, अजीत पवार के भी अस्तित्व की लड़ाई है, उधर मनसे और राज ठाकरे के भी अस्तित्व की लड़ाई। तो मनोज से राज ठाकरे कुछ इम्पैक्ट कर पाएँगे, क्या लगता है आपको? अगेन मेरा आकलन है कि देयर इज सम बिहाइंड द कर्टन अंडरस्टैंडिंग मनसे और बीजेपी के बीच में। और मनसे मुख्य रूप से उद्धव ठाकरे की शिवसेना की वोट पर विपरीत परिणाम करेगा। और फिर जो
राज ठाकरे जी का बेटा है अमित, उसके लिए जमीनी स्तर पर कुछ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं कि अमित ठाकरे चुन के आए और उधर आदित्य ठाकरे को वर्ली में हराने के लिए हर किस्म की का जो अरिथमेटिक है वो जोड़ा जा रहा है। मतदाता देखें तो मनसे के पास 2 पॉइंट सम परसेंट, बट जब कांटे की लड़ाई है तो ये 2 पॉइंट भी अगर वोट ट्रांसफर होना है तो वो महत्वपूर्ण तय निश्चित हो सकते हैं। वो भी मुझे वापस फिर लोकसभा की तरफ ले जाता है। एक तो अजीत पवार को जिस तरह से लिया, बीजेपी के कोर वोटर में नाराजगी थी उस बात को लेके, पर लोकसभा में अजीत पवार वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए। ये भी दिखाई दिया कि खुद जो अगर चले आए तो वोट ट्रांसफर वो दिखाई नहीं दिया। इसलिए इस बार अजीत पवार ज्यादा सतर्क है। अच्छा, और थोड़ा विदर्भ की बात कर लेते हैं, क्योंकि विदर्भ में पिछली बार जो है वो जो कि बहुत स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा झटका लगा। एक बात, दूसरी बात, इस बार भी जो जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो उनकी जो 148 सीटें हैं उसमें से 75 में उनका कांग्रेस से सीधा सामना है, और जो बाकी उनकी जो और 73 सीटें हैं उसमें से मेरे ख्याल से 38 पे शिवसेना यूबीटी से है, और 38 या 40 पे, और शेष जो है इधर इनसे है, शरद पवार की जो एनसीपी है उससे। तो ये जो 75 सीटें हैं इनमें से अधिकतर पर जो आमने सामने हैं वो विदर्भ में है, वो कांग्रेस के। तो क्या इस बार जो है वो परिणाम कुछ अलग होने की आशा है? आशा नहीं, पक्का विश्वास है, पक्का है। अच्छा। एक तो पर्सनल मैं 2-4 दिनों में जा रहा हूँ विदर्भ में, जगह जगह पे, अलग अलग जगहों पे, पर वहां से जो सभी जो कार्यकर्ता रहेंगे या संगठन से जो वार्ता आती रहती है, तो लोकसभा का माहौल विदर्भ में भी पलट चुका है। उस पर से कांग्रेस के जो नाना पटोले, उनकी जो छवि बनी है, उसने तो आघाड़ी में भी दरार डाल दी थी। यहां तक के एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहना शुरू कर दिया कि अगर नाना पटोले चर्चा में है तो हम तो चर्चा ही नहीं करेंगे। तो कांग्रेस को बाला साहब थोराट, जो कि एक शांत व्यक्ति है, शांत है, उनका पब्लिक फेस पर्सोना अहंकारी नहीं है, तो नाना पटोले जी की जगह बाला साहब थोराट जी को भेजा गया था। और नाना पटोले का अगर है भी बेस तो विदर्भ, वो भी मुख्य रूप से पूर्व विदर्भ, वो भी भंडारा गोंदिया वाला रीजन रहेगा। और अभी भी विदर्भ से अब रिपोर्ट है कि वो जो लोकसभा की नाराजगी थी वो दूर हुई है, और आने वाले चुनाव में उसके परिणाम युति के पक्ष में जाते हुए दिखेंगे। तो अब अंत में हम थोड़ा एमवीए की भी बात कर लेते हैं कि इनके बीच का जो झगड़ा था वो किस स्तर पर है। संजय जी, अगर अंत की तरफ आ रहे तो मुझे और एक मुख्य मुद्दा जरूर कहना है। जी। जो भी कांग्रेस के हों विशेषकर, या आघाड़ी के साथ हो, चाहे महाराष्ट्र की विधानसभा का भी चुनाव हो, एक्चुअली मेरा उन लोगों को एक सिंपल भी सवाल है कि भाई आपका नेता इस देश को एक मानता ही नहीं है, तो क्या नेता है तुम्हारा? कि राहुल गांधी बार बार ही कि इंडिया इज नॉट वन नेशन, कैम्ब्रिज में बैठ के वो बात करेगा, अमेरिका में जाके कहेगा कि भारत में सिखों का भवितव्य डेंजर में है, और क्या वो टर्बन पे, तो किसकी लड़ाई लड़ रहे हो भाई? और ये महाराष्ट्र के लिए मायने रखता है क्योंकि महाराष्ट्र के पास राष्ट्रीय वृत्ति है, देश की सोच के वोटिंग भी करता है। तो कैसा नेता है कि जो नहीं मानता है? तो आघाड़ी में भी जो साथ में है, तो अगर तुम्हारा जो मुख्य नेता है वो इस देश को भी एक नहीं मानता है, तो ये सवाल सार्वजनिक रूप से उठेगा, इस चुनाव में भी आएगा। उसका जवाब मुख्य रूप से कांग्रेस को और साथी होने के नाते आघाड़ी को भी देना पड़ेगा,
क्योंकि महाराष्ट्र की विधानसभा में एक तरफ जैसे लोकल विषय रहेंगे, उस तरह से राष्ट्रीय विषयों का भी चिंतन महाराष्ट्र का मतदाता करता। मुझे लगा कि जयपुर डायलॉग सही व्यासपीठ है जहां ये मुद्दा उपस्थित किया जाए। अब करते हैं आघाड़ी की बात। जी। अनबन तो है उनमें, और जो लेग पुलिंग हो या मुझे तो लगता है कि मिरर इमेज लोकसभा में जो हुआ कि बीजेपी के गुट में अंदरूनी राजनीति भी हुई, और अगर फला नेता के साथी चुन के आए तो वो बड़ा होगा, उसको नहीं बड़े होने देना है, इसमें उन्होंने सेल्फ गोल करवा लिया। अभी वही सेल्फ गोल करा लेने की प्रोसेस आघाड़ी में जारी है। उसके सीट अगर ज्यादा आ गए तो बाद में जो सरकार बनेगी उसमें उसकी शर्तों पर मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए ये जो सब जारी है इसकी वो कीमत चुकाएंगे। क्योंकि मुझे ध्यान आता है कि 1999 का जो चुनाव हुआ था, 99 में हुआ था ना? हाँ, 99 का ही जो चुनाव हुआ था, तो उस समय एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी बाला साहब में और भारतीय जनता पार्टी में कि जिसके ज्यादा एमएलए होंगे वो बनेगा, उसका मुख्यमंत्री बनेगा। पहले भी 95, 90 दोनों बार। हाँ, तो 90 और तो 95 also। 99 में विशेष रूप से इन्होंने एक दूसरे के कैंडिडेट्स को हराने का इतना प्रयास किया कि या, वे ये या, बहुमत से थोड़ा ही सा कम, मेरे ख्याल से 136 137 आई थी इनकी, हम्म, 7-8 सीटें कम रह गई थी और उस चक्कर में इनकी सरकार नहीं बन पाई थी। अब इस बार जो स्थिति है कि भाई एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री फेस तो डिक्लेयर कर दिया एक तरह से, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने yes। खुद ने कह दिया, तो वो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई जीतेंगे तो भले डबल सीटें आ जाए बीजेपी की, लेकिन मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे ही रहेंगे। और इनकी तरफ से ये तय हुआ है कि जो ज्यादा जीतेगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये तो फिर वही वो 1999 के रिपीट वाली बात आ गई। और शिवसेना आपके जो उद्धव ठाकरे वाली है, वो तो इस बात में एक्सपर्ट है कि भाई खुद जीते या नहीं जीते, दूसरे को हराने का प्रयास तो कर ही लेते हैं। एक तो उद्धव ठाकरे ने मुद्दा उठाया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा की घोषणा कर दो, उस पर बहुत चर्चा हुई और आखिरकार आघाड़ी में तय हुआ कि मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं करनी है। इसलिए हर किस्म का अंडर कटिंग भी जारी रहेगा। दूसरी तरफ एक्चुअली एकनाथ शिंदे जी को घोषणा करना कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे, इसका भी महाराष्ट्र के मतदाता पर परिणाम होने वाला है। कुछ समय पहले हम अपने कार्यक्रम में भी जो मराठा वोट की बात कर रहे थे, तो वो मराठा वोट भी युति की तरफ आने में उसका हिस्सा रहेगा। इसलिए आघाड़ी में कंफ्यूजन है, आघाड़ी में नेता भी कौन सा देना है, इसके चलते भी कंफ्यूजन है हर किस्म का। जी हाँ, और वैसे तो उद्धव ठाकरे तो मराठा नहीं है। एक्चुअली वो उसका बहुत बड़ा सोशल एनालिसिस कहना पड़ेगा। कायस्थ, चांद्रसेनीय कायस्थ, तो सामाजिक दृष्टि से वो क्षत्रिय ही कहा, ट्रेडिशनली क्षत्रिय कहा करते हैं, बट हाँ, लेकिन अगर वो जो मनोज जरांगे पाटिल वाली अगर डेफिनेशन को लेके जाएं तब तो नहीं है। नहीं है। हम्म। फिलहाल तो मनोज जरांगे पाटिल का फोकस सिर्फ देवेंद्र फडणवीस पर है। उसका तो कुछ पता भी नहीं चला कि भाई पहले तो कहा कि हम 30 तारीख को अनाउंस करेंगे। 29 लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की कि साहब हम 30 तारीख को कैंडिडेट अनाउंस करेंगे। उसके बाद कहा कि साहब हम 25 पे लड़ेंगे, कौन से लड़ेंगे कुछ पता नहीं, अब कहते हैं वो नहीं लड़ेंगे। तो और हम न किसी को सपोर्ट करेंगे न किसी को अपोज करेंगे। तो वैसे तो मनोज जरांगे पाटिल को शरद पवार का प्राइवेट एक्टिविस्ट कहा जाता है। तो ये जो लेटेस्ट इन्होंने किया है, ये इससे क्या अपनी स्वयं की खिल्ली उड़वाएंगे, हंसी उड़वाएंगे, या उनको अब कोई गंभीरता से नहीं लेगा? हाँ, अभी लेटेस्ट ये है कि मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है लिखवा लेना है, जो लिख के देगा मराठा आरक्षण की तरफ से, उसी की तरफ से प्रचार में भी शरीक होना है। और इसका जो पॉलिटिकल ट्रांसलेशन होगा
वो एकनाथ शिंदे जी के फेवर में होगा, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। मनोज जरांगे कैसे? पाटिल के कहने पर जो वोटर बिहेवियर होगा, वो वोटर बिहेवियर ट्रांसलेट होगा एकनाथ शिंदे के पक्ष में। वो कैसे? There are reports about behind the curtain understanding. ओके। इस तरह से खेला जाएगा कि जिसका परिणाम ये होने वाला है कि उसका उपयोग एकनाथ शिंदे जी के फेवर में होगा। नेतृत्व को होगा। हाँ, तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। या बड़ी रोचक चर्चा रही और अब आपसे हफ्ते 10 दिन के बाद फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि तब तक आप जो विदर्भ वगैरह घूम आएंगे तो उससे और भी जो रियल चीज़ निकल के आएगी उसका और भी उसका हम लाभ लेंगे। आज की जरूर। चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अविनाश जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा रहा, मजा आया।